नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे आज जो चैप्टर है वो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है, बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, जिसके चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध। इसके पहले पार्ट का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है आप लोगों के लिए। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो जरूर से देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं भारत के विदेश संबंध, बुक नंबर 2 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट पार्ट में जो हमने बात किया था आपको इस वीडियो में, वो बात किया था पंचशील, 5 समझौते जो हुए थे भारत और चीन के बीच में, जो 29 अप्रैल 1954 के समय में हुआ था भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के सुप्रीमो चाओ एन लाई के बीच में। उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। आज हम इससे आगे की तरफ बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। भारत चीन के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं, देखिए ऐसा टॉपिक है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि भारत और चीन के जो विवाद के मुद्दे हैं वो पहले भी हमने पढ़ा है, बुक 1 में भी पढ़ा है और आज हमें फिर से पढ़ना है। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच जो है वो विवाद का मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चीन अच्छा देश नहीं है। चीन बहुत ही घटिया सोच का देश है। उसने क्या किया है कि हमारे साथ तिब्बत की समस्या को बना के रखा है। तिब्बत जो भारत का अंग हुआ करता था, आज उस पर चीन का हक है, क्योंकि 1950 में क्या किया, चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बना लिया, उसको कब्जा में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और उस पर अपना नियंत्रण जमा लिया। तिब्बत के जो मूल निवासी थे, जो तिब्बत की जनता थी, उन्होंने इसका विरोध किया। अब स्वाभाविक सी बात है, वो भारत का हिस्सा था और भारत के हिस्सा होने के बावजूद भी चीन ने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। किसे? तिब्बत को। तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया। कौन ले लिया? चाइना ने ले लिया। कब ले लिया? 1950 में ले लिया। वहां पे तिब्बत की जनता ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया। देखिए कितनी बड़ी गलती की है भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब चीन तिब्बत पे नियंत्रण ले रहा था, उस समय प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, जाने दिया। वहां की जनता ने आवाज उठाया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कान पे जू नहीं रेंगा। उन्होंने तिब्बत का नियंत्रण खो दिया। किसकी गलती के कारण तिब्बत हमारे हाथ से चला गया? भारत के प्रधानमंत्री, कांग्रेस सरकार के सुप्रीमो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के गलती के कारण। इन सभी नेताओं की गलती के कारण आज तिब्बत चाइना के अंदर है। उसके बाद क्या हुआ? तिब्बती धार्मिक नेता, जो तिब्बत के वहां पे मतलब आप कह सकते हैं धार्मिक नेता, कहने का मतलब है कि वहां के धर्म के सबसे बड़े नेता थे। देखिए दलाई लामा का नाम आपने जरूर सुना होगा। दलाई लामा तिब्बत के सांस्कृतिक रूपरेखा के एक चेहरा थे। उन्होंने वहां के संस्कृति को बचाए रखने का दायित्व तो अपने हाथ में लिया था। तो क्या हुआ, जब तिब्बत पे चाइना का हक हो गया, चाइना ने अपने नियंत्रण में ले लिया, तो दलाई लामा अपने अनुयायियों के सहित भारत से राजनीतिक शरण मांगी। अब आपको तो पता है भारत एक ऐसा देश है जिससे अगर कोई शरण मांगता है तो हम मना नहीं करते, आइए हमारे यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जब चीन ने तिब्बत पे नियंत्रण ले लिया और हमारे, क्या बताऊं मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ विरोध ही नहीं किया। अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा देश का टुकड़ा हो रहा है, तुम्हारे देश पे कोई दूसरा हक जमा रहा है और तुम शांति से खड़े होकर देख रहे हो। कैसे नेता हो तुम? कैसे नेता हो? इतिहास पूछेगा, इतिहास पूछता है कि किन कारणों से आपने तिब्बत को अपने नियंत्रण से जाने दिया। क्या कोई खास रिलेशन था आपका चाइना के साथ, या चाओ एन लाई के साथ कोई संबंध था आपका? क्यों आपने अपने देश के एक अच्छे से संस्कृति वाले जगह को अपने हाथ के नियंत्रण से जाने दिया? तो देखिए वहां के जो सांस्कृतिक गुरु थे, धर्म गुरु थे दलाई लामा, जब देखा उन्होंने कि चीन ने इस पे अटैक कर दिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, तो वो भारत से अपना शरण मांगे और वो अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए। देखिए उन्होंने भारत आ गए। 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला नाम का जगह है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला नाम का जगह है जहां पे दलाई लामा रहते हैं अपने अनुयायियों के साथ। जब भी दलाई लामा भारत आते हैं, जब भी दलाई लामा भारत में आते हैं, तो अपने अनुयायियों के साथ वो धर्मशाला के जगहों पे ही रहते हैं।
देखिए, अब जब शरण दे दिया भारत ने, जब शरण दे दिया दलाई लामा को, तो चीन ने भारत के इस कदम को अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी माना। चीन ने अब क्या कह दिया कि भाई हमने तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो तुम दलाई लामा को अपने यहाँ रहने के लिए अवसर दे दिए। ये तो हमारा अंदरूनी मामला था, तो तुम हमारे अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? क्योंकि भारत और चीन के बीच में 5 पंचशील समझौता हुआ था ना, उसमें एक ये भी समझौता था कि हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं देंगे। तो आप एक तरह से गौर से समझिए, क्या हमने चीन के अंदरूनी मामले में दखल दिया? हमने तो चीन को स्वतंत्र छोड़ दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चीन को स्वतंत्र छोड़ दिया कि जाओ ठीक है, तिब्बत पे कब्जा कर लो। हमने कोई दखल अंदाजी नहीं दिया। लेकिन वहां के लोग अगर शरणार्थी बन के हमारे भारत में आए, तो आपको पता है कि भारत का शुरुआत से ये नियम रहा है कि कोई हमारे देश में शरणार्थी बन के आता है तो हम उसका इज्जत करते हैं। अरे हमने 80 लाख बांग्लादेशी को अपने देश में रख लिया, तो क्या हम इतने बड़े हिंदू संगठन के धर्म गुरु को अपने देश में नहीं रह सकते थे? तो दलाई लामा को हमने अपने देश में रख लिया। अब चीन ने इसको कहा कि तुम भाई हमारे अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप कर रहे हो। इससे भी भारत और चाइना के विचारों में थोड़ा टकराव हुआ है। तो ये भारत चीन के बीच विवाद के मुद्दे थे, दलाई लामा को लेके, तिब्बत को लेके। ध्यान से समझिएगा। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे सीमा विवाद। भारत हमारा, चीन जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी देश है, तो उसकी सीमाएं हमारे देश के साथ लगती रहती है। तो सीमा विवाद भी है, जमीन से जुड़ी विवादें हैं। चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा बड़ा कारण सीमा विवाद था। सीमा विवाद कहने का मतलब है जमीन को लेके, बॉर्डर को लेके विवाद था। जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से में अक्साई चीन जो है वो कहता है मेरा है। लद्दाख में एक जगह है अक्साई चीन, ध्यान से समझिएगा। हमारा भारत का जो लद्दाख हिस्सा है, राज्य है, उसमें एक जगह है अक्साई चीन। अब चाइना वाला क्या कहता है, तो मेरा है, ये मेरे अंदर होना चाहिए। चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर वो अपना अधिकार जमाता है। इधर अरुणाचल प्रदेश पे भी वो बार बार बॉर्डर के इधर आ जाता है, कहता है ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे अधिकार में है। इसलिए भी भारत और चीन के बीच तनातनी लगी रहती है, क्योंकि ये बॉर्डर का हिस्सा है ना, वो हमारा चीन के साथ लगता है। कहाँ कहाँ लगता है वो समझ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में लगता है, दूसरी तरफ आप कह लो तो लद्दाख में लगता है। लद्दाख का एक जगह है अक्साई चीन, जिसपे चाइना कहता है कि तो मेरा है। सड़क वड़क भी बनाना शुरू कर दिया। वो तो अब सरकार जब आई है तब थोड़ा रोकथाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो सत्यानाश ही कर दिया, तिब्बत को उसके हाथ में सौंप दिया। तो इन कारणों से आप कह सकते हैं कि सीमा विवाद जो है वो हमारे और चीन के बीच चलता रहता है। भारत और चीन का युद्ध भी हुआ है जी। मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पे गुलाब का फूल लेके चांग एन लाई को देने गए थे, तभी हमारे ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इन्होंने कहा था देखिए सर, ऐसा है कि हम पर युद्ध करेगा, हम पर आक्रमण करेगा, हमसे मारपीट करेगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा नहीं, दोस्त है हमारा। और बाद में देखो उसने हमारे पीठ पे छुरा घोंप दिया, हमको युद्ध करवा दिया, हमसे युद्ध, हम पर हमला कर दिया। 1962 में क्या किया, चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस बात की आशंका सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले से उन्होंने समझाया था। लेकिन नशा, सत्ता का नशा में धुत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि उनको तो सत्ता का नशा छाया हुआ था। भारतीय सेना ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। हमारी भारतीय मिलिट्री ने पूरा जमकर लोहा लिया। आपको पता है दुनिया में हमारे भारतीय फौज से ज्यादा जिगरा किसी के पास नहीं है, हिम्मत किसी के पास नहीं है। सलाम करते हैं हम भारत के फौज का, जिनके कारण हमारे भारत की सीमा अभी तक बची हुई है। नहीं तो कब ये चाइना पाकिस्तान घुस गया होता हमारे देश के अंदर। लेकिन ये लोग सीना ठोक के खड़े हैं बॉर्डर पे, और कोई अगर घुसने का प्रयास करता है तो उसको सीना में छेदने का पूरा जिगरा रखते हैं हमारे भारतीय सेना। अब देखिए, चीनी बढ़त को रोकने में नाकामयाब हो गए हमारे भारतीय सेना। हम इसमें भारतीय सेना की नाकामयाबी नहीं रखेंगे, हम रखेंगे प्रधानमंत्री की नाकामयाबी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नाकामयाबी। उनके कारण, उनके बेवकूफी के कारण हमारा भारत देश इस युद्ध में हार गया। 1962 में चीन ने हम पे हमला कर दिया, आगे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और पीछे से खंजर घोंप के हम पर युद्ध कर दिया और हमारे सेना को हरा दिया। बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते रहे कि युद्ध होने वाला है, चाइना हम पर अटैक करेगा, लेकिन ये आदमी सत्ता के नशा में इतना चूर था कि इसे कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। और अंत में क्या हुआ, आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध गिरा। हम हार गए ना,
हम हार गए तो चीन ने युद्ध विराम कर दिया। हम हार चुके थे, हमारे दिल पे एक घाव लग गया, हार का एक तमगा लग गया हमारे जीवन में कि हमने चाइना से 1962 का युद्ध हार गए। हार तो गए, लेकिन भारत की खासकर नेहरू जी, ये नेहरू जी जो हैं, इनकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत नुकसान पहुंचेगा नहीं। आप जीवन भर गुलाब का फूल लेके बांटते रहेंगे और अपने देश की राजनीति को नहीं समझेंगे, विदेशी कूटनीति को नहीं समझेंगे, तो आपकी छवि को धब्बा और दाग नहीं लगेगा तो क्या आपको दूर से नहलाया जाएगा? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हम ये युद्ध हार गए। आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि विदेशों में कितनी है, लेकिन हम इस युद्ध के हारने का श्रेय अपने सेना को नहीं देते हैं। हम इस युद्ध के हारने का श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देते हैं। उनके कारण ये युद्ध हम हारे। आगे की स्लाइड को देखिए, युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध का क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट आया ना? भारत हार गया ना, भारत युद्ध हार गया। भारतीय विदेशी नीति की आलोचना हुई। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उछल उछल के हमारे भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया था, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, पूरे विश्व पर उसकी धज्जियां उड़ा दी गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को भी दाग लग गया। हमारे विदेश नीति जो है हमारा, उसका धज्जियां उड़ा दिया गया। कई बड़े बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। इस हार के बाद हमारे मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से नाखुश थे, उनके काम करने के तरीके से नाखुश थे, उनके अय्याशी से नाखुश थे, उनके हिटलरगिरी से नाखुश थे, उनके नीति से नाखुश थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा नहीं करेंगे नौकरी भाग। ये इस प्रधानमंत्री के कारण आज हम ये युद्ध हार गए और इतिहास हमेशा दोहराएगा कि 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच, उसमें भारत ये युद्ध हार गया था पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण। रक्षा मंत्री, उस समय के जो रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। अरे भाई, कुछ तो गलती रही होगी, कुछ तो गलती रही होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू में, जो उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने उनके मंत्रिमंडल को छोड़ दिया, मिलिट्री ने इस्तीफा दे दिया। गलती कुछ नहीं, पूरा गलती था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इनके नीति का, इनके चलने का तरीका, इनके नशा में जो धूत थे ना, इनको कुछ नहीं दिखता था। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे ना, इनके खिलाफ अविश्वास लाया गया, इनके सरकार को गिराने की कोशिश की गई। कौन अपने मां के आंचल में दाग बर्दाश्त करेगा? कौन अपने देश के ऊपर आपत्ति बर्दाश्त करेगा? शर्म से हार का ये तगमा बर्दाश्त करेगा? लोग भड़क गए, मंत्रिमंडल भड़क गया, सैन्य ऑफिसर भड़क गए पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। उन्होंने कहा कि भैया इसे तो पहले हटाओ, ये बेवकूफ आदमी है, कोई काम का नहीं है, देश के ऊपर धब्बा पे धब्बा लगाया जा रहा है। भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया, नेहरू जी की छवि को नुकसान पहुंचा। यहीं से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा भी हो गया, दो अलग अलग भागों में टूट गए। और नेहरू जी के छवि का तो भैया तार तार हो गया, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं था, सीना चौड़ा करके गुलाब का फूल लगा के हमेशा घूमते थे। इनके युद्ध के कारणों में ये सारे पॉइंट आप समझाएंगे, एग्जाम में लिखेंगे, बेहतर नंबर आएगा आपको, और आपके भविष्य के लिए भी इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपको यह पता चल पाएगा कि हम जिस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुए नहीं थकते, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां किया है हमारे देश को शर्मसार करने के लिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत चीन के संबंधों में सुधार की पहल। देखिए, युद्ध हो गया, नतीजा आ गया, लेकिन हम अब इसको सुधार करने के लिए, अब हमारा पड़ोसी देश है तो उसके साथ हमारी स्थिति बेहतर हो, इसके सुधारने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। 1962 के बाद चीन के संबंधों को 1976 में राजनयिक संबंध बहाल किया गया। देखिएगा, 1962 के बाद सीधा चीन के संबंध जो है 1976 में हमारे साथ बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए थे। 1962 में हमारा युद्ध हुआ था, चाइना से हार गए थे। उसके बाद सीधा 1976 में कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे हमारे और चीन के रिश्ते मजबूत हो। 1979 में 1979 में समझिएगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में विदेश मंत्री थे, ये चीन का दौरा किए। ये राजीव गांधी 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ज्यादा चर्चा हुई। जब ये वहां पहुंचे तो हमने बिजनेस के बारे में बात किया,
चीन और भारत के बीच में व्यापार को कैसे बढ़ाया जाएगा, इस बारे में चर्चा की। देखिए, युद्ध तो हम हार चुके थे, घाव हमारे ऊपर लग चुका था, लेकिन फिर भी देश के अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करना था ना, हमें अपने आप को ऊपर लेके जाना था। इसलिए राजीव गांधी भी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे, ताकि हमारे देश के बीच ना व्यावसायिक गतिविधियां तेज हो, बिजनेस ज्यादा तेज हो। 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, 2003 में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा की, जिसमें इन्होंने क्या किया, प्राचीन सिल्क नाथुला दर्रा के व्यापार को खोलने की सहमति हुई। 1962 से बंद था। यह मान्यता भी मिली कि चीन जो मान गया कि सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा है। देखिए क्या हुआ, 1962 में युद्ध हुआ। 1962 के बाद जो व्यापार के रास्ते थे ना, बंद हो गया। हमारे भारत और चीन के बीच व्यापार के रास्ते बंद हो गए। नुकसान चीन को भी हो रहा था, नुकसान मुझे भी हो रहा था, क्योंकि व्यापारिक संबंध बना रहेगा, आयात निर्यात होता रहेगा, तभी तो देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी ना। तो इसके बाद जब प्रधानमंत्री 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गए वहां पे चाइना में, कहा कि भाई देखो, अब बात करते हैं, कुछ व्यवसाय के दरवाजे खोलते। जो 1962 में जो रास्ते बंद हो गए थे, 1962 में युद्ध के बाद जो व्यावसायिक रास्ते बंद हो गए थे चीन और भारत के बीच, उन्हें खोलने की बात हुई। इसके साथ साथ चीन ये माना कि जो सिक्किम है वो भारत का हिस्सा है। चलो, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक काम किया, नहीं तो आगे चल के क्या पता, अरुणाचल प्रदेश पर हक जमाता ही है, लद्दाख पे हक जमाता ही है, तिब्बत पे तो हक जमा लिया, उसी का हो गया। हो सकता है आगे जाके सिक्किम भी किनारे में लगता है, कहता ये भी मेरा है। लेकिन चाइना ने इस बात को माना कि सिक्किम जो है ना वो भारत का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे के समय ये सब बातें हुई। देखिए, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने, पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से चीन का संबंध खराब होता है। जब ये चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक जताता है, लद्दाख पे अपना हक जताता है, तो हमारे भारत से इसका रिश्ता खराब होता है। साथ ही साथ में बता दूं कि चीन तो दोगला देश है, चीन हरामखोर देश है, कमीना है। ये हमारा दुश्मन देश जो पाकिस्तान है उसको मदद करता है। क्यों? ताकि भारत को वो कमजोर बना सके। कमजोर बनाने के लिए चीन जो है उसको पैसे देता है, सैन्य देता है, सेना देता है। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, चीन इतना दोगला है, इतना कमीना है कि वो पाकिस्तान को मदद भारत को नीचा दिखाने के लिए तो करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पे बताता हूं कि आज के समय में चीन जो है वो कुछ अपने हवस मिटाने के लिए भी पाकिस्तान की मदद करता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि चीन के जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान की लड़कियों से ज्यादा शादी करते हैं। पाकिस्तान की लड़कियां खूबसूरत होती है। देखिए, मैं सम्मान करता हूं सभी माँ बहनों बेटियों को, लेकिन चीन की दोगलापनी के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं कि पाकिस्तान की लड़कियां खूबसूरत होती है इसलिए वो वहां जाके शादी करता है, अपने हवस मिटाने का कार्य करता है, वहां से खूबसूरत लड़कियों को चाइना ले आता है। और आपको मैं क्या बताऊं, देह व्यापार में झोंक देता है, कोठे में बिठा देता है, शारीरिक गतिविधियां करवाता है जिससे चीन को फायदा हो। लेकिन पाकिस्तान के इन मूल्यों को समझ में कहां आता है, ये तो पैसा देखते हैं। इतना चीन कर्ज दे रखा है ना पाकिस्तान को, उसके बोझ तले दबा हुआ है, उसके बदले में अपने मां बहन बेटियों का सौदा करता है, चीन के साथ सौदा करता है। और चीन इसी लोभ से इसकी मदद तो करता ही करता है, साथ ही साथ चीन के लोग वहां जाते हैं, खूबसूरत लड़कियों के साथ शादी करते हैं, उन्हें चाइना ले आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आपको पता है ना, बहुत सारे वीडियोज मैंने देखा, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देखा, तब जाके मेरे को ये पता चला। और ये बात सच है कि चाइना के लोग अपने अलग ही मंशा से पाकिस्तान को अपने अंदर रख रखे हैं। इतना कर्ज पहले ही दे दिया है। पहले के सिनेमा में देखते थे ना कि ठाकुर लाला सब कर्जा दे देता था गरीब किसान को, उसके बाद उसके बहू बेटियों पर बुरा नजर रखता था। ये होता था, यही हाल चाइना ने कर रखा है पाकिस्तान के साथ। पहले पैसा दे दिया, सड़क दे दिया, गन दे दिया, ताकत दे दिया, अब उसके बहन बेटियों को उठा उठा के चाइना ले जाता है, वहां पर उससे गलत गलत काम करवाता है, उससे नशाखोरी करवाता है, जिस फरोशी करवाता है। मतलब अब आप मंशा समझिए चीन का, कितना दोगला देश है, कितना कमीना देश है ये चीन। देखिए, ये था हमारा भारत चीन के संबंधों में सुधार की पहल। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं, भारत तथा चीन के विवादों को सुलझाने के लिए उठाए गए कदम। अब देखिए, जो भारत और चीन के बीच में परेशानी है, जो युद्ध के बाद जो समस्याएं आई हैं, इसको सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। चीन और भारत सीमा विवाद, जो भारत और चीन का सीमा विवाद है, उसको सुलझाने के लिए हम दोनों तरफ से प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं। 2014 में चीनी राष्ट्रपति, चीन के जो राष्ट्रपति अभी भी हैं शी जिनपिंग,
वर्तमान में अभी चीन के राष्ट्रपति वही है, वो भारत आए थे 2014 में। वो भारत आए, भारत का दौरा किया, इसमें बहुत सारे समझौते हुए और मेन समझौता जो था वो कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम मार्ग खोलना था। कैलाश मानसरोवर जो है वहां तक जाने के लिए, यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी, समझौता हुआ था, सड़क बनाने की बात हुई, सड़क खोलने की बात हुई थी। मई 2016 में फिर देखते हैं भारत के राष्ट्रपति, मई 2016 में भारत के प्रेसिडेंट कौन, श्री प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पे गए थे। प्रणब मुखर्जी 2016 में कहां गए, चीन गए। यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने के बारे में बात कर। देखिए अजहर मसूद, ये हरामी, गाली वाली भी निकल जाएगा मेरे मुंह से। अजहर मसूद जो है वो मतलब आप ये समझ लीजिए ये दोगला है। दोगला की जगह पर आप तेगला चौगला जो कहिए वो सब चलेगा इसके लिए। ये अपने एक बाप की संतान तो है नहीं, ये इतना बड़ा हरामखोर है कि ये सिर्फ भारत के लिए समस्या नहीं है, पूरे मुल्क के लिए समस्या, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन का सरगना है। इसके अंदर मासूम लोगों को ब्रेन वॉश करके, ट्रेन करके आतंकवादी बनाया जाता है। ये आतंकवाद का वो जड़ है जो खेती करता है आतंकवादी का। कौन, अजहर मसूद। 2016 में भारत के प्रधान राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो गए चाइना, चीन से बात किया कि चीन भाई देख, ये जो आतंकवादी है इसको आतंकवादी घोषित करना है पूरे विश्व लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे। कहां करना है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के इस आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करना है, इसके फेवर में तुम वीटो पावर करो। प्रणब मुखर्जी ने जाके चीन में ये बातें की कि आप इसको वीटो, क्योंकि वीटो पावर है ना 5 ही देश के पास है, पढ़ा है आपने कि वीटो पावर क्या होता है, किन देशों के पास है, कितने सदस्य हैं, और जो वीटो पावर से बाहर के सदस्य हैं उनकी कार्य अवधि क्या है, सारे वीडियोज में मैंने बता दिया है, आप उन वीडियोज को जरूर देखें। प्रणब मुखर्जी 2016 में गए, कहा कि अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करना है, आप फेवर में दीजिए वोट अपना वीटो पावर। इस कारण से वहां पे ये सब बातें हुई थी। दोनों देश शांति व पारदर्शिता, भारत मतलब कि और सीमा विवाद जो है चीन का बढ़ाने के लिए संकल्पनाबद्ध है। हमें सीमा विवाद नहीं करना है, हमें सीमा विवाद नहीं करना है। देखिए अब एक बात यहां पे समझिए कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा P2P, अब P2P क्या है, पीपल टू पीपल, एक आदमी से दूसरे आदमी, पीपल टू पीपल संबंधों पर स्ट्रेंथ की संकल्पना के आधार पर जोर दिया जा रहा है। अब देखिए स्ट्रेंथ क्या है, देखिए स्ट्रेंथ अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसे ध्यान से समझिएगा। मैं अभी आपको स्ट्रेंथ के बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूं, इसका पूरा ब्रह्मांड हिलाने वाला हूं, तो समझिए कि स्ट्रेंथ क्या है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे भारत और चीन के बीच में जो ये अच्छे विचार उत्पन्न हुए हैं, विवादों को सुलझाने के लिए जो ठोस कदम उठाए गए हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं स्ट्रेंथ के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ में STRENGTH है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म समझिए। S से होता है स्पिरिचुअली, जिसमें अध्यात्म के बारे में हम आपस में बात करेंगे। अध्यात्म, संस्कृति बचाने के लिए योग, व्यायाम, इस सब चीज के बारे में हमारे पास S से आध्यात्मिकता हो जाता है। T फॉर है ट्रेडिशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीति, व्यापार, तकनीक, हम इनके साथ व्यापारिक स्थिति भी अच्छी करेंगे। R से है रिलेशनशिप, संबंध बनाएंगे, संबंध हमारा और चाइना का संबंध अच्छा होगा। E से है इंटरटेनमेंट, अब देखिए चाइनीज बहुत सारी मूवी हैं जो भारत में देखी जाती है, भारतीय बहुत सारी मूवी है जो चाइना में देखी है, तो हमारे बीच में ये संबंध भी होगा। इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, कला और सिनेमा को भी हम आपस में बढ़ावा देंगे। N से अब क्या है, नेचर कन्वर्जन, मतलब प्रकृति का संरक्षण। दोनों हम पड़ोसी देश हैं, ऐसे में हम दोनों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा, प्रकृति को संरक्षण देना पड़ेगा। और G से गेम्स, खेल, खेल में भी हम आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कौन, चाइना और भारत। टूरिज्म, पर्यटक, हमारे यहाँ से लोग आपके यहाँ घूमने जाएंगे, आपके यहाँ से लोग हमारे यहाँ घूमने आएंगे, हम एक दूसरे को बढ़ावा देंगे। हेल्थ एंड हीलिंग, स्वास्थ्य एवं निदान, हमारे आपस की जो बातें हैं वो दवाई
बीमारी, इस सब के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है जो प्रधानमंत्री ने भारत और चाइना के बीच में लाया है कि इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ध्यान समझिएगा, स्पिरिचुअलिटी है, ट्रेड है, रिलेशनशिप है, एंटरटेनमेंट है, नेचर है, गेम्स है, टूरिज्म है, हेल्थ एंड हीलिंग है। तो ये चीजों को आप समझ लीजिए। आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेंथ के बारे में तो वहां पे आपको विस्तार से बताना होगा कि स्ट्रेंथ क्या होता है, और स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे भारत और चाइना के बीच में स्थिति को बेहतर करने के लिए लाया गया है, ताकि हमारी स्थितियां एक दूसरे से अच्छी हो, हमारे विचार एक दूसरे से जुड़े। हालांकि पड़ोसी देश है तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। हमारा अगर कोई पड़ोसी है और जीवन भर वो मेरा पड़ोसी रहेगा तो उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, तो इससे हमें भी फायदा है और उसे भी फायदा है। बार बार लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज का विकल्प नहीं हो सकता है। बार बार हम लड़ाई करेंगे तो इससे नुकसान उसका भी है और हमारा भी है। तो इस तरह से ये स्ट्रेंथ लाया गया। स्ट्रेंथ के बारे में आपने समझ लिया है। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत व चीन के मध्य, भारत और चीन के बीच में जो है वो डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी, मतलब आपस में सैनिक का भिड़ंत जो है वो 16 जून 2017 को शुरू हो गया था। ध्यान समझिएगा, 16 जून 2017 में डोकलाम एक जगह है जहां पे सैनिकों का तानातनी शुरू हो गया, मतलब अच्छा बर्ताव नहीं था। आपसी कूटनीतिक प्रयासों से यह सैन्य तनातनी 28 अगस्त 2017 को समाप्त हो गया। जब आपस में लोगों ने कोशिश किया तो ये समस्या समाप्त हो गया। कब? 28 अगस्त 2017 को। लेकिन हाल में ही चीन द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी गई, जिससे भारत चीन संबंधों के मध्य सुधार आ गया। प्रणब मुखर्जी याद है ना, 2016 में गए थे चाइना। क्यों गए थे? उन्होंने कहा था कि भाई देखो ये जो आतंकवादी है ये दोगला सही नहीं है। आज मेरे लिए खतरनाक है, कल तेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तू भी तो पाकिस्तान की बेटियों का इस्तेमाल करता है। तू भी तो इस्तेमाल करता है ना, अपने देश में लाके शादी करता है, अपने देश में लाता है, उनसे गैर कानूनी काम करवाता है, नाजायज काम ही करवाता है, तो आगे जाके तेरे ऊपर भी गाज गिरेगा। तो चीन तो होशियार है, उसने तुरंत कहा कि हाँ, उसने वीटो पावर लगाया कि भाई इसको आतंकवादी घोषित करो, और आज जो विश्व लेवल पर है इसे आतंकवादी घोषित कर दिया। और जब हमारे फेवर में तो ये फैसला है ना, इससे क्या माना जाता है कि हमारा और चीन का संबंध जो है वो मजबूत होगा, पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। ये कुछ स्लाइडें थी जो चीन और भारत के संबंध के विवाद के मामले में है, परिणाम है, कैसे सुधारने की कोशिश की जा रही है, किन मंत्रियों ने दौरा किया है चीन, कैसे चीन के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कहिए शी जिनपिंग हमारे भारत में दौरा किए, कैसे चीन ने अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने में मदद करवाया। तो ये सारे पॉइंट आपको समझना है, अच्छे से समझना है। मैंने सभी को डिटेल्स में समझाया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, भारत और रूस के संबंध में। देखिए, रूस के बारे में तो कुछ मत कहिए, क्योंकि रूस से तो हमारा इतना मित्रता है ना, इतना मित्रता है शुरुआत से ही, दूर ध्रुवीयता के अंत से ही। अरे दूर ध्रुवीयता के अंत से पीछे चलिए, शीत युद्ध में चलिए, शीत युद्ध से पहले भी चलिए, हमारा और रूस का संबंध शुरुआत से ही अच्छा है। रशिया और भारत की मित्रता आज की नहीं है, बहुत पुरानी मित्रता है। तो अगर आपसे भारत और रूस के मित्रता के बारे में पूछा जाए या संबंध के बारे में पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं, भारत और रूस दोनों के बीच शुरू से ही अच्छे संबंध है, कभी खटपट उटपट नहीं हुआ है। वो भी अच्छा संबंध बना के रखा है और हम भी उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसके साथ अच्छा संबंध बना के रखे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता है, फिर वो क्यों ना भारत पाकिस्तान युद्ध ही हो। देखिए आ गया ना मैटर। ये पाकिस्तान जो है ना, मैं बार बार जब पाकिस्तान का नाम, अच्छा पाकिस्तान क्यों लड़ता है आपको पता है? पाकिस्तान के लड़ने का कारण क्या है? पाकिस्तान इसलिए लड़ता है, उसे लगता है कि कश्मीर उसका है। मैंने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखे हैं, मैं आपको एक वीडियो की कहानी सुनाता हूं कि एक बार ना भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहीं बाहर के देशों में मीटिंग के लिए गए, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के लिए गए। तो वहां पे पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है वो भारत के विदेश मंत्री से क्या कहता है, भैया ये आप लोग यार क्यों नहीं छोड़ते हो कश्मीर, कश्मीर तो हमारा है। तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है भाई, कश्मीर तो तुम्हारा है, तो काहे नहीं छोड़ देते हैं? अरे छोड़ देते ना, लेकिन एक दिक्कत है थोड़ा सा। कहा क्या है दिक्कत बताइए, हम सॉल्यूशन दे देंगे, आप छोड़ दीजिए कश्मीर को। कहा दे दीजिएगा, तो हाँ दे देंगे। अरे ऋषि कश्यप
एक बार वो कश्मीर में नहा रहे थे डल झील में, अरे यार उनका लंगोटा तुम लोग चुरा के लेके भाग गए यार, मतलब बताओ ये गलत बात है ना। तो कहा लंगोटा चुरा के भाग गया, कब कब चोरी कर लिया आपका लंगोटा ऋषि कश्यप का? ऋषि कश्यप का तो बात यार 2000-3000 साल पहले का है। उस समय कहाँ था यार कश्मीर, आप पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं कि तो गलत बात है, आप ब्लेम कर रहे हैं हम पर। तो अब देखिए भारत के विदेश मंत्री ने कहा मानते हो ना? हाँ मानते हैं भाई, नहीं था तो कैसे हम लंगोटा चोरी करेंगे? अबे पगले, तो जब न पाकिस्तान था न कश्मीर था तो तुम कैसे दावा ठोक रहे हो कि कश्मीर हमारा है? बेवकूफ का मुंह हो गया बंद। ये बहुत ही अच्छा वाकया था, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया इसलिए मैंने आपको सुना दिया। ये अच्छी मतलब एक कहानी बनाई गई है और बात तो सही है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व क्या है, कहां से आए हो? अरे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो बाप से बड़े कैसे हो जाओगे? एग्जाम्पल के लिए आप कभी सोचिए, तो ये क्या है? हमारा संतान है, बच्चा है हमारा, गलती करता है तो कभी कभी माफ कर देते हैं, कभी कभी सनक जाते हैं तो दिया डप्पर लगा देते हैं, घुस जाते हैं, फाड़ ताड़ करके चलाते हैं। लेकिन अगर बार बार शैतानी करोगे तो फिर सुधार लाना पड़ेगा ना, तो फिर सुधार कर देंगे। बच्चे हो तो कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन बार बार गलती करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो बच्चे को बिगाड़ना नहीं है, उन्हें सुधारना है। चलिए हम आते हैं वापस टॉपिक पे। अब देखिए रूस के बारे में बात कर रहे हैं, भारत और रूस के संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों देशों का सपना जो है वो बहुध्रुवीय विश्व का है एवं दोनों देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। भारत और रूस जो है वो जनता के द्वारा चलाए गए शासन में विश्वास रखते हैं। जनता जहां पे शासन करेगी ऐसे शासन पद्धति को अपनाना चाहते हैं, जनमत को बढ़ावा देते हैं, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए भी हमारा रूस के साथ अच्छी दोस्ती बनी रहती है। 2001 में क्या हुआ, भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। देखिए ये सब चीजें मैंने पहले के वीडियो में पढ़ रखा है, शीत युद्ध के दौर में, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में, एक ध्रुवीयता के अंत में, सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था, फिर भी आ गया। तो ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ से दो धारी तलवार है, कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको तैयारी रखना है पूरा। तो 2001 के बीच में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है, ये AK-47, 47 टैंक, बारूद, गोला, फलाना ठिकाना भारत जो है वो रूस से खरीदता है, बहुत भारी मात्रा में रूस से खरीदता है। वैज्ञानिक योजना में भारत रूस की मदद करता है, भारत जो है वो वैज्ञानिक मामले में रूस की मदद करता है, साइंटिस्टिक मामले में मदद करता है। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट रूस जाते हैं, उसको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं मिसाइल बनाने में। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारत मदद करता है रूस की। कश्मीर मुद्दे पर भी रूस भारत का समर्थन करता है। देखिए दोस्ती है ना भाई, दोस्त है, ये दोगला नहीं है पाकिस्तान की तरह और चाइना की तरह, मित्र है हमारा। जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है तो रसिया खड़ा रहता है भारत के साथ की, अरे हिलना नहीं, भारत तो ज्यादा चेपे चेपे नहीं तो पीछे याद रख कि तुम सबका बाप रूस खड़ा है भारत के साथ। भारत के साथ रूस खड़ा है और वो हमेशा से कहता है कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग है और भारत का ही रहेगा। अगर कभी इन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इन फ्यूचर अगर कभी भी अगर इस पे कोई बड़ी विवाद होती है तो आशा है हमें कि रूस हमारे साथ बिल्कुल डट के खड़ा रहेगा। आज अकेला रूस पूरे दुनिया को हिला रखा है ना, क्या किसी ने बिगाड़ लिया? क्या नाटो ने बिगाड़ लिया? क्या फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने कुछ बिगाड़ लिया? क्या कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज भी वो धमाधम बम बरसा रहा है यूक्रेन में। अब यूक्रेन का हवा पानी टाइट है, बाप बाप कर रहा था अमेरिका को लेके, आज उसको जमीन पे सुला दिया है, राख राख कर दिया पूरे यूक्रेन को। इस तरह से अपने भारत और रूस के संबंधों को देखा। आशा करता हूं कि सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपको समझाने की। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं भारत और अमेरिका के संबंध। देखिए देखावटी अच्छे हैं, ऊपर से आपको हमारे यहाँ के दो लोग होते हैं, एक आपके मुंह पे मीठी मीठी बातें करेंगे तो आपको लगेगा अरे भाई बड़ा अच्छा दोस्त है यार इसका, लेकिन उसके बीच में ना एक अंदर में मैल जमा हुआ है, क्योंकि ये भी अच्छा देश नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए भारत की सोवियत संघ से नजदीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब रहा। हमारा दोस्त है ना सोवियत संघ रूस, और अमेरिका का वो दुश्मन है, तो वो ये समझता है, वो ये हमको भी अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। हम रूस के दोस्त हैं, अमेरिका उसका दुश्मन है, तो वो मेरे को भी दुश्मन समझता है। इसलिए शुरुआत से ही सोवियत संघ से हमारी मित्रता रही है और अमेरिका के नजर में हम खटकते रहे।
वो हमें अच्छे नजर से नहीं देखता। वो भी बहुत मदद किया था पाकिस्तान का। भारत को नीचा दिखाने में अमेरिका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, खूब हथियार पैसा देता था अमेरिका को। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ खत्म हो गया 1991 में, भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके सभी देश अलग हो गए, उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा सुधार आया। वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे, क्योंकि अब जितने भी प्रेसिडेंट बदलते जाते हैं उनकी नीति बदल जाती है, उनके विचार बदलते जाते हैं। उस समय कोई और प्रेसिडेंट थे, हमारे यहाँ कोई और प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री जो है वो मामूली आदमी नहीं है, बड़े ही रुतबेदार है, बहुत ही दमदार है, और विश्व पटल पे ऐसी छवि तैयार किया है, ऐसी छवि तैयार किया है कि आगे से आके कोई देश कहता है, हाँ नरेंद्र मोदी जी कैसे हैं, बताइए क्या हाल चाल है। एक समय था कि नेहरू जी ने छवि इतनी खराब कर दी थी कि भारत को सबसे गरीबी और पिछड़े देशों में माना जाता था, लेकिन आज वही पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो हमारे देश का इज्जत है चारों तरफ। हर एक देश में कहीं भी जाइए नाम लिया जाता है भारत, हिंदुस्तान, भारत, और मोदी जी का नाम भी साथ ही साथ आता है, क्योंकि ये सारा काया धया उन्हीं का है ना। उन्होंने देश को थोड़ा सा उन्नति के लिए अग्रसर किया है। तो ये था भारत और अमेरिका का संबंध। अभी फिलहाल हमारे संबंध अच्छे चल रहे हैं, जो बाइडेन अच्छे हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत और अमेरिका के संबंध की विशेषता क्या है? तो देखिए, हमारे और अमेरिका का जो संबंध है उसमें सबसे बड़ी विशेषता सॉफ्टवेयर का निर्यात का है। 65% अमेरिका को सॉफ्टवेयर भारत देता है। भारत के जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी है, गूगल ले लो और भी बहुत सारे, उन सबके सीईओ हमारे भारतीय हैं। भारत के लोग जाके तो राज कर रहे हैं और इनको इतना मजबूत बनाए हैं। कौन? भारत के लोग। भारत का जो दिमाग है ना, सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा चलता है। कंप्यूटर के मामला में कोई लेवल ही नहीं। अरे ऐसे भी कौन से मामले में हमसे लेवल लोगे? हम लोग को सही तरीका अगर दिखा दिया जाए ना तो आकाश में छेद कर देंगे। यही बात है कि भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात का 65% अमेरिका को है। ये एक विशेषता है हमारे भारत के साथ। अमेरिकी कंपनी बोइंग में 35% कर्मचारी भारतीय। जो अमेरिका का एक कंपनी है बोइंग, उसमें 35% जो कर्मचारी हैं, जो लोग काम करते हैं, वो हमारे भारत के हैं। 3 लाख से ज्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत है। सिलिकॉन वैली वहां जो है उसमें 3 लाख से ज्यादा भारतीय लोग काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का अत्यधिक योगदान है। जो भारत के लोग, मैंने पहले ही लाइन में बताया था, जो भारत के लोग हैं उन्होंने अमेरिकी कंपनी में बहुत सारा योगदान दिया है, बहुत अच्छे ढंग से उसको लेवल पे ऊपर लेके गए हैं, तभी अमेरिकी कंपनी इतने बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है। ये था हमारे भारत और अमेरिका के संबंध की विशेषताएं जो भारत और अमेरिका के साथ है। सॉफ्टवेयर में है 35% कर्मचारी भारतीय में, वहां की जो बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां उसमें भारतीय लोगों का योगदान है। अब हम आगे की स्लाइड में आपको बताते हैं भारत और इजराइल का संबंध। देखिए, भारत और इजराइल भी जो है ना वो कमाल का देश है, बहुत तगड़ा। इसका टेक्नोलॉजी, इसके वेपन, इसकी नीति, इसकी राजनीति कमाल है, सब बेमिसाल है भाई। छोटा सा देश है, चारों तरफ से मुल्लों से घिरा हुआ है, लेकिन साला हिम्मत है किसी मुल्ले देश को जुबान खोलने दे पहले मुंह में गोली ठोक देता है। अगर गलती से इजराइल के नागरिक को अगर छू दिया सेना को, तो घर में घुस के मारता है, घर में घुस जाता है, गांव का गांव साफ कर देता है। हिम्मत नहीं है कि आवाज उठा देगा। 1992 में भारत और इजराइल के संबंधों को शुरुआत हुई। 1992 में भारत और इजराइल का संबंध शुरू हुआ था। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात बता दूं क्यों हुआ था, क्योंकि इसी समय में ना इजराइल अपना दूतावास भारत में लाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017 में भारत का दौरा किया। 2017 में वो हमारे देश में आए। कौन? इजराइल के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। कई बार इजराइल ने भारत की मदद की है। इजराइल ने भारत की मदद कई बार की है, क्योंकि ये भी कोई कमजोर देष नहीं है। छोटा देश जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। भारत के लिए रूस के बाद हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर इजराइल है। अब समझ लो कि रूस जो हथियार हमको देता है, उसके बाद अगर हम सबसे ज्यादा किसी से हथियार खरीदते हैं तो वो इजराइली है। बहुत तगड़ा तगड़ा मिसाइल और हथियार ये भी बनाता है, ऑटोमेटिक वेपन सब, बहुत तगड़ा तगड़ा। कृषि के क्षेत्र में भी हम दोनों देश के बीच आपसी सहयोग, कृषि के मामलों में भी इजराइल हमारी मदद करता है और हम इजराइल की मदद करते हैं। दोनों ही देश के आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंध वाकई में बहुत अच्छे हैं। इजराइल के और भारत के संबंध 1992 से ही बहुत अच्छे चलते आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत और इजराइल का संबंध जो है ना, कभी तनातनी में नहीं रहा है, शुरुआत से ही अच्छे चले आ रहे हैं।
और ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और इजराइल के संबंध के बारे में बताएं तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हो, लिख सकते हैं, इससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और यदि किसी भी पॉइंट्स में दिक्कत होता है, किसी भी बातों को समझने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कोशिश करूंगा कि आपके लिए उन पॉइंट्सों के ऊपर एक छोटी सी स्पेशल वीडियो बना दी जाए। ये था भारत और इजराइल का संबंध, जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्सों को समझा दिया, क्योंकि तानातनी है ही नहीं, जो भी है बात अच्छा है। हमारे यहाँ वो भी आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। 1992 से हमारे संबंध अच्छे हैं, हमारे लिए गन सप्लाई करता है, हमारे लिए हथियार का सप्लायर है। पहले हम रसिया से लेते हैं, सेकेंड नंबर पे जो आता है वो इजराइल आता है। कृषि मामले में भी हमारी अच्छी बनावट है, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। इसके अलावा आर्थिक संबंध तो अच्छे हैं। इस तरह से आपने देखा कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 के सेकेंड पार्ट की वीडियो आपके लिए मैंने बना दिया है। आशा करता हूं कि वीडियो में दिए गए सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।